Hello guys, welcome to Studify Success. So today we will start with the chapter 1 of History class 10th, The Rise of Nationalism in Europe. तो हम आज क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में कैसे नेशनलिज्म बढ़ा और फ्रांस मोनार्ची कैसे कैसे यूरोप से दूर हुई, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसी को देखते हुए सबसे पहले हम कुछ मेजर चेंजेस देखेंगे जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इक्वल राइट्स। फ्रांस में लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए जिससे फ्रांस में सोसाइटीज यूनाइटेड हो गई। सेकेंड वन इज ट्राई कलर फ्लैग। एक नया फ्रांस में ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड वन इज नेशनल लैंग्वेज। जो रीजनल लैंग्वेज थी उसको डिस्करेज कर फ्रांस में फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज बनाई गई। फोर्थ वन इज नेशनल एंथम। एक नेशनल एंथम फ्रेंच का इंट्रोड्यूस किया गया। फिफ्थ वन इज स्टेट जनरल इलेक्शन। फ्रांस में उस टाइम पर स्टेट जनरल में नॉमिनेशन होते थे, बट अब वहाँ पर जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन चेंज कर रहा है उसमें स्टेट जनरल में इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए थे। सिक्स पॉइंट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वहाँ पर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको डेवलप किया गया। सेवेंथ वन इज यूनिफॉर्म सिस्टम, वेट्स एंड मेजर्स। यूनिफॉर्म सिस्टम का जो वेट था उसको और उसके मेजर्स को टाई अप करना शुरू कर दिया गया। एट्थ वन इज फ्रेंच आर्मी। उस टाइम पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में इतने चेंजेस आए कि जो फ्रेंच आर्मी थी वो अपने आइडियाज़ बाकी देशों में, बाकी कंट्रीज़ में, नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ थे वो बाकी कंट्रीज़ में स्प्रेड करने लग गई। तो फ्रांस में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके पास डेमोक्रेसी भी आ गई थी, लेकिन ये डेमोक्रेसी तब तक थी जब तक एक पर्सन ने फ्रांस में एंट्री नहीं करी थी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है। तो ये वो है, इन पर्सन का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो यह 1799 में फ्रांस में एंटर करा इन्होंने। 1804 में वह अपने आप को फ्रांस के एम्परर डिक्लेयर कर चुके थे और जैसे ही इन्होंने एंट्री करी वैसे ही सिविल कोड 1804 को यह लेकर आ गए थे। और जैसे ही सिविल कोड आया वैसे ही नेपोलियन ने कुछ ऐसे चेंजेस किए जिस पर फ्रांस के लोगों पर कुछ अच्छा असर पड़ा और कुछ बुरा असर पड़ा। तो जितने भी चेंजेस, जितने भी मेरिट्स और डीमेरिट्स नेपोलियन लेकर आया हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मेरिट्स देखते हैं कि नेपोलियन जब फ्रांस का एम्परर बना तो उसने क्या क्या अच्छे काम किए। तो फर्स्ट पॉइंट इज अबॉलिश फेडरल सिस्टम। उसने जितना फेडरल सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया। सेकेंड वन इज फ्रेड पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम। बंधुआ मजदूरी, सर्फडॉम यानी बंधुआ मजदूरी जो थी उसने उसको ख़त्म किया। फ्रांस में आते ही नेपोलियन ने बंधुआ मजदूरी को ख़त्म किया। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वह इतना गजब किया। उसने ट्रांसपोर्ट का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया। यहाँ तक ट्रांसपोर्ट ही नहीं, कम्युनिकेशन का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसने बहुत गजब कर दिया था। फोर्थ वन इज अबॉलिश प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। जितने भी प्रिविलेजेस थे जो कि बर्थ के बेसिस पर थे उन सबको नेपोलियन ने आते ही अबॉलिश कर दिया। फिफ्थ वन इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे ही नेपोलियन ने फ्रांस में अपने आप को एम्परर डिक्लेयर किया वैसे ही उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया।
यह तो थे कुछ अच्छे काम, कुछ मेरिट्स, कुछ गुड पॉइंट्स सिविल कोड के जो कि नेपोलियन जब एम्परर था उसने किए। लेकिन साथ ही में नेपोलियन ने कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए जो कि फ्रांस रेवोल्यूशन के लिए अच्छे नहीं थे। तो वह कुछ डीमेरिट्स वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो डीमेरिट्स हैं, पहला है सेंसरशिप। उसने आते ही सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि बहुत गलत बात है। सेकेंड वन इज डिफ्यूज वुमेन वोटिंग सिस्टम। वुमेन को जो वोटिंग का अधिकार था वुमेन्स का, उसने वो आते ही वुमेन्स से छीन लिया। वुमेन्स, वहाँ की वुमेन्स, जब नेपोलियन एम्परर था वहाँ की वुमेन्स वोट नहीं कर सकती थी, उसने वोटिंग अधिकार छीन लिया था। थर्ड वन इज डिफ्यूज वुमेन प्रॉपर्टी राइट। वहाँ की जो वुमेन्स थी उस टाइम पर, वह उनसे उन्होंने उनके सारे प्रॉपर्टी के राइट्स भी छीन लिए थे। फोर्थ वन इज फोर्स पीपल टू ज्वाइन आर्मी। और नेपोलियन जैसे ही एम्परर बना था वह शुरू से यही चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस के लोग आर्मी ज्वाइन करें ताकि वह दूसरी कंट्रीज़ के साथ वॉर करें। तो यह थे कुछ ऐसे काम जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए अच्छे नहीं थे, जो कि सिविल कोड के लिए अच्छे नहीं थे, जो कि नेपोलियन ने किए। अब हम मिड ऑफ 18th सेंचुरी की अगर बात करते हैं, जहां हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर लोगों को कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस हो गई थी। लोगों को वहाँ पर इतना कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस हो गई थी कि उन्होंने यूरोप की सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। यह मिड ऑफ 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। लोगों ने यूरोप सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी शुरू कर दी थी। तो जो भी यूरोपियन सोसाइटीज़ थी उनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया था। तो पहली क्लास है अरिस्टोक्रेटिक क्लास। अरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी कि रिच पीपल, जिनको पैसे की कमी नहीं है, जिनको प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, जिनके पास फुल राइट्स हैं, यह वो क्लास थी। सेकंड आती है, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसको हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। तो मिडिल क्लास में एजुकेटेड पीपल इंक्लूड करते थे। एजुकेटेड पीपल फॉर एग्जांपल डॉक्टर, प्रिंसिपल, टीचर, पुलिस इंस्पेक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। थर्ड वन इज पीजेंट्री क्लास यानी कि पुअर पीपल्स की क्लास, जिनके पास खाने को कुछ नहीं था, जो बैगर्स होते हैं। तो यह यूरोप की थर्ड क्लास है, पीजेंट्री क्लास। तो अब यूरोप में क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों के अंदर मिड ऑफ 18th सेंचुरी में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की नीड बढ़ी, वैसे वैसे लोगों ने यूरोपियन सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी शुरू कर दी और अपने हैसियत के हिसाब से वह अपनी अपनी क्लासेस में डिवाइडेड होते गए। उसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो हम फ्रीडम, लोगों के पास उनकी फुल फ्रीडम हो गई थी। तो फ्रीडम भी उस टाइम पर 2 तरीके की होती थी। उस टाइम पर जो फ्रीडम थी वह भी 2 तरीके की थी। पहली थी पॉलिटिकल फ्रीडम, पीपल हैव राइट टू वोट। पॉलिटिकल, जिसमें लोगों को वोट करने का अधिकार था। इंडिविजुअल को राइट मिले हुए थे कि वह वोट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो भी बनी थी वह लोगों के कंसर्न से बनी थी, खुद नहीं बनी थी, वह सिर्फ लोगों के कंसर्न से बनी थी। सेकेंड फ्रीडम थी इकोनॉमिक फ्रीडम, यानी मार्केट इज टोटली फ्री नाउ। मार्केट को एकदम फ्री कर दिया गया। जितने हर्डल्स, जितने बैरियर्स, जितने ऑब्स्टेकल्स थे, सबको ख़त्म कर दिया गया। तो अब इस एवोल्यूशन के लिए एक यूनियन बनाई गई, ठीक है, एक यूनियन बनाई गई जिसको कहा जाता है ज़ोल्वेरियन। ज़ोल्वेरियन यानी अबॉलिश ट्रेड बैरियर। ज़ोल्वेरियन यानी जिन्होंने आते ही ट्रेड बैरियर्स को अबॉलिश किया और आते ही यूरोप में जो 30 करेंसी यूज़ होती थी उसको 30 से
डायरेक्टली सीधा टू करेंसी पर शिफ्ट कर दिया। फिर अब जब हम 1815 में आए तो 1815 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 1815 की जान पहचान हमारी होती है बैटल ऑफ वाटरलू से। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू जो था, बैटल ऑफ वाटरलू में एक तरफ तो नेपोलियन थे और एक तरफ थे कंजर्वेटिव। ये बैटल ऑफ वाटरलू जो थी ये इन दोनों के बीच की लड़ाई थी, बैटल था। तो इससे पहले तो हम ये जानेंगे कि कंजर्वेटिज्म कौन थी। राइट, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कंजर्वेटिज्म कौन है। Conservatism, these are those people who values traditional culture and follows the church. Conservatism यहाँ वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को जानते थे और चर्च के अंदर बहुत विश्वास, बहुत भावना रखते थे। जब यह बैटल ऑफ वाटरलू हुआ तो नेपोलियन को उसकी हार महसूस हुई, कंजर्वेटिज्म को उनकी जीत महसूस हुई और हाल फिलहाल में कंजर्वेटिज्म ने नेपोलियन से